नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए है, जिसमें हम बताएंगे आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में समझते हुए चलेंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेगा पेपर ये जहां देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 में यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम समझेंगे, जो कि आपका सीरीज चल रहा था ईवीएस के नाम से। उसी सीरीज का ये नेक्स्ट सीरीज होगा, नेक्स्ट अध्याय होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज कह लें तो ये आपका सेकंड नंबर अध्याय होगा, जिसका पार्ट 1 होगा, वीडियो 1 होगा, जिसमें हम आपको 2 वीडियो अप्रॉक्स में आपको देने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर से। यहाँ देखेंगे, शुरू करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा एक स्लाइड, जिसमें आपको बहुत सारे जानकारी हैं। आइए सभी को बारी बारी से देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो किए ही होंगे आप लोग, तो आप करते ही हैं सब्सक्राइब, ठीक है, अच्छी बात है। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला नंबर जो जीके टाइप से वन लाइनर है, और इसमें कुछ फैक्ट भी मैं इंक्लूड किया हूं, तो उसको मैं लास्ट में रखा हूं फैक्ट को। पहले वन लाइनर देख लेते हैं और उसके बाद मैं वहां पर देखूंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा फैक्ट क्या है। बढ़ते हैं आगे। एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई जो क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारियों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के सकल योग का प्रतिनिधित्व करती है, ये क्या कहलाता है? ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, इंग्लिश में समझ लें तो। कहता है दूसरा नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रतिपादित किया, यानी सबसे पहले किसने इस शब्द को लाया, किसने सबसे पहले इसको मार्केट में लाया। इस बात को समझते हैं तो ये है एजी टांसले। एजी टांसले साहब हैं, जो कि 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का प्रतिपादन करते हैं। आगे बढ़ेंगे। किसने पारिस्थितिकी तंत्र को भौतिक प्रणालियों की एक विशेष श्रेणी के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें जीव और अकार्बनिक घटक अपेक्षाकृत स्थिर संतुलन में खुले और विभिन्न आकार व प्रकार के होते हैं। तो ये है एजी टांसले साहब ने ही इस बात को भी रखा था। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह के किसके अध्ययन ने एक पारिस्थितिकी तंत्र की आधुनिक अवधारणा को प्रदर्शित करके यह प्रदर्शित किया कि जैविक और अजैविक फूलों के बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान एक समुदाय को अपने पर्यावरण से अविभाज्य बनाता है। तो इस बात को देखें तो इस बात को कहा है लिंडमैन महोदय ने 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें पर्यावरण के विभिन्न कक्षाओं जैसे हवा, पानी, मिट्टी, जीवों के बीच विभिन्न रूपों में तत्वों का निरंतर चक्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राकृतिक चक्र चलाना कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, प्राकृतिक संतुलन के साथ ऊर्जा और नियोजित हेर-फेर के अलावा मनुष्य द्वारा किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण रख-रखाव किया जाता है? तो यह है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कार्प भूमि जैसे गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल के खेत, बगीचे, उद्यान, एक्वेरियम, ग्रीन हाउस इत्यादि संबंधित हैं। यह वीडियो ईवीएस का है, जो महत्वपूर्ण हो जाता है सीटेट आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, जहां भी ईवीएस देखा जाए उस सभी का एग्जामिनेशन में आपको बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला यह टॉपिक है, सब्जेक्ट है। कह ले तो यह एनसीईआरटी का सार है, एनसीईआरटी का निचोड़ है, जो कि आपके सामने मैं वन लाइनर के रूप में लेकर के आता हूं। यह एक सीरीज होगा जिसमें 15 अध्याय है, जो आपको अच्छे तरीके से ईवीएस के मामले में कंठस्थ और मजबूत बनाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसी बात के साथ आप लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। जीव से जीव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? जीव से जैव मंडल जैविक संगठन
का सही क्रम क्या है? जीव मंडल तक यानी जीव से जीव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम क्या है? तो देख सकते हैं जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद लास्ट में आता है परिदृश्य। आगे बढ़ेंगे। कौन से शब्द न केवल एक जीव द्वारा कब्जा किए गए भौतिक स्थान का वर्णन करते हैं बल्कि जीवों के समुदाय में इसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करते हैं? तो यह है पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं, नीच जिसको बोलते हैं NITCH, पारिस्थितिकी निकेत या फिर इकोसिस्टम नीच कहते हैं। अगला है दो जीवित जीवों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो जीवों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। अगला है वह वास्तविक स्थान या फिर स्थान जहां कोई जीव निवास करता है कहलाता है पर्यावास कहलाता है, हैबिटेट कहलाता है। देख सकते हैं पर्यावास भी हिंदी में कहते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे कहता है कौन से शब्द गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? कौन से शब्द गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? आंसर है बाहरी अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के संदर्भ में गोल्डीलॉक्स शब्द जैसे प्रयोग किए जाते हैं। अगला है कौन सा क्षेत्र एक तारे के चारों ओर रहने योग्य क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां तापमान ठीक है, न ज्यादा गर्म है और न ज्यादा ठंडा है और जीवन के लिए पानी ग्रह पर मौजूद करता है? तो यह आपका है गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। किस सिद्धांत को डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है? महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। यहाँ से देखेंगे योग्यतम की उत्तरजीविता और अस्तित्व के लिए संघर्ष, इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। इस बात को जब हम देखते हैं तो यह डार्विन के सिद्धांत के रूप में निकल के आता है। अगला है परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीवों का अपघटक जीवों के रूप में जाना जाता है? परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीवों को अपघटक जीव या फिर जीवों के रूप में जाना जाता है? तो यह है कवक और बैक्टीरिया को अपघटक कहा जाता है, अपघटक जीव कहलाता है। यह कहाँ कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अपघटन की प्रक्रिया में इंजन कौन सी प्रजाति है? अपघटक की प्रक्रिया में इंजन कौन सी प्रजातियां हैं? तो यहाँ देख सकते हैं कवक और जीवाणु एक इंजन के रूप में प्रक्रिया करती है अपघटन के मामले में। अगला है लाइकेन किस प्रकार के जीवों का एक संघ है? वह किस संघ से आता है लाइकेन? तो यह शैवाल और कवक संघ से आता है। आगे बढ़ेंगे। लाइकेन बनाने के लिए शैवाल कवक के बीच की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सहजीवी साझेदारी कहलाता है। अगला है लाइकेन जो एक नंगी चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रमण आरंभ करने में सक्षम होते हैं, वास्तव में सहजीवी साहचर्य है। वास्तव में क्या है? सहजीवी साहचर्य है। एक शैवाल और कवक के जो होता है, जो मतलब खाली चट्टान पर भी यह अपनी पारिस्थितिकी का अपना अनुक्रमण प्रारंभ कर देता है, तो वह कौन सा है? शैवाल और कवक होता है। अगला बढ़ेंगे। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। ये कवक और उच्च पौधे के जड़ों के बीच का संबंध है, जो कि वहां पर माइकोराइजा के रूप में निकल के आता है।
आगे बढ़ेंगे, पारिस्थितिकीविदों ने अब तक पौधे और जानवरों के साम्राज्य में बड़ी संख्या में प्रजातियों को पाया और प्रमाणित किया है कि सदस्यों के संदर्भ में अब तक पाए गए और पहचाने गए सबसे बड़े सदस्यों में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़े सदस्य के रूप में कीट निकल के आता है। आगे देखेंगे, अगला है आपका कौच। कौच घरों में जब कांच घरों में जब पौधे की कृत्रिम प्रकाश तथा तापमान पर रखा जाता है तो इस विधि को क्या कहा जाता है। इस विधि को फाइटोन कहलाता है। फाइटोटोन कहलाता है। फाइटोटोन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपके स्क्रीन पे कृषि हॉर्टिकल्चर। कृषि हॉर्टिकल्चर तथा उत्तक संवर्धन में प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं फाइटोटोन कहा जाता है। फाइटोटोन का जो संवर्धन या फिर प्रयोग करते हैं, किसमें, उत्तक संवर्धन में प्रयोग करते हैं, हॉर्टिकल्चर में प्रयोग करते हैं या फिर कृषि में प्रयोग करते हैं, उसे कहा जाता है फाइटोटोन कहा जाता है। अगला है जैविक समुदायों के भीतर समुदाय में बने रहने के लिए बड़ी संख्या में अन्य प्रजातियों की क्षमता निर्धारण करने में कुछ प्रजातियां महत्वपूर्ण हैं। ऐसी प्रजातियां क्या कहलाती है। यह समपैट्रिक जातियां कहलाती है। सेमीपैट्रिक स्पीसीज कहलाती है। सेमीपैट्रिक स्पीसीज कहलाती है। नेक्स्ट है आदिपादप। अधिपादप ईपी इपीफाइथिस देख सकते हैं। अधिपादप वे पौधे होते हैं जो आश्रय के लिए वृक्षों पर निर्भर होते हैं लेकिन परजीवी नहीं होते। किस प्रकार का समर्थन अपेक्षित है। यह यांत्रिक समर्थन करता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है। इस प्रकार से कोई भी पादप या फिर अधिपादप कह ले, किसी पौधे पर आश्रय होता है या फिर आश्रित होता है या फिर निर्भर कह ले होता है, वो परजीवी नहीं होता, पर लेकिन इसका जो समर्थन होता है वह किस तरीके का होता है, यह यांत्रिक समर्थन होता है। अगला, कौन सा कार्बनिक पौधा पौधे और जानवरों की क्षय होने पर मिट्टी में बनता है। कौन सा कार्बनिक पौधा पौधे और जानवरों के क्षय होने पर मिट्टी में बनता है। तो यह कहलाता है आपका ह्यूमस कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट रूप में निकल के आएगा यहाँ से, जब पौधे जमीन पर पत्ते, टहनियाँ और अन्य सामग्री गिराते हैं तो ढेर किस्में परिवर्तित हो जाती है। क्या होता है, तो जब पौधे जमीन पर पत्ते, टहनियाँ और अन्य सामग्री गिराते हैं तो वह ढेर किसमें परिवर्तित हो जाता है। वो निश्चित रूप से जब जीवाश्म मिट्टी में सड़ती है, गलती है, तो वह कहलाता है ह्यूमस। आगे बढ़ेंगे, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधे और अन्य जीवों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने और पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोहाइड्रेट को कम करने के लिए किया जाता है। वह प्रकाश संश्लेषण कहलाता है या फिर डेफिनेशन ऑफ प्रकाश संश्लेषण कह लें, फोटोसिंथेसिस कह लें। तो इसी को कहते हैं कि कौन से वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, तो कोई भी पादप या फिर कोई भी जीव, पौधे एवं अन्य जीव क्या होता है, तो अणुओं को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर लेता है, पानी के अणु को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर देता है और कार्बोहाइड्रेट और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए किया जाता है। तो वह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही साथ। आगे बढ़ेंगे कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा के परिवर्तन की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, मैंने अभी बताया। सेम क्वेश्चन। अगला देखेंगे, यहाँ पर है किस प्रकार के पोषण में जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। वह स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉफिक कहलाता है, स्वपोषी कहलाता है, पोषण प्रणाली कहलाता है।
स्वपोषी पोषण प्रणाली कहलाता है। ध्यान देंगे इस बात को, स्वपोषी पोषण प्रणाली कहते हैं जब कोई भी जीव या फिर कोई भी प्रकार के किसी प्रकार के पोषण में जीव क्या करता है तो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन पकाते हैं, तो वह स्वपोषी पोषण प्रणाली कहा जाता है। आगे बढ़ते क्रम में हरे पौधे में स्वपोषी पोषण प्रणाली होती है, हरे पौधे में होती है यह प्रणाली। और जैसे जीवों को किस रूप में जाना जाता है, इस प्रकार के जो जीव होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है तो ऑटोट्रॉप्स कहलाता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते क्रम में आपको दिखेगा यहाँ पर फैक्ट। आइए जानते हैं कुछ नया फैक्ट, कुछ विस्तृत जानकारी, कुछ परिभाषाएं जिससे निकलकर आपको एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न आएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आने वाले जो विगत बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें घटक से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और एसटीटी का जो लास्ट एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी बहुत तरह के इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ध्यान देंगे यहाँ एक बात को कि एक पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक समुदाय से बना होता है। ध्यान देंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक समुदाय से बना होता है जो ऊर्जा के आदान प्रदान और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण के माध्यम से अपने भौतिक वातावरण के साथ एकीकृत होता है, यानी जुड़ा होता है इन सभी चीजों के साथ। वह आपका पारिस्थितिकी तंत्र जैविक समुदाय या फिर ऊर्जा के आदान प्रदान हो, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण हो, या फिर भौतिक वातावरण के साथ, इन सभी के साथ भौतिक वातावरण के रूप में एक साथ जुड़े होते हैं, यही चीज आपका कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। जब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ निश्चित रूप से एक पारिस्थितिकी तंत्र के दो मूल घटक होते हैं, एक जैविक होते हैं जो कि निर्जीव होते हैं, और एक होते हैं जैविक मतलब एक अजैविक जो निर्जीव होते हैं, एक होता है जैविक जो जीवित जीव होते हैं, जो जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं। इस सभी बात को आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए बेल आइकन प्रेस करना कभी मत भूलिएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देख सकते हैं पहला जो पॉइंट निकल के आता है, पहला फैक्ट जो निकल के आता है, कहता है अजैविक घटक। अजैविक घटक यानी इसे एक और शब्द के रूप में जानते हैं हम लोग, अकार्बनिक घटक के रूप में। आइए समझते हैं फैक्ट इनसे जुड़े हुए। अजैविक घटक वे भौतिक रासायनिक कारक हैं जो सजीवों पर उनके जीवन के किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं। अजैविक घटक वे भौतिक रासायनिक कारक हैं जो सजीव पर उनके जीवन के किसी न किसी रूप में कार्य करते हैं, वह अजैविक घटक कहलाता है। अजैविक घटक का दूसरा रूप वायु, प्रकाश, मिट्टी, पोषक तत्व, तापमान और वर्षा एक पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक होते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन सभी में से अजैविक घटक कौन सा नहीं है, और ऑप्शन में दे देता है वायु, प्रकाश, मिट्टी, और आपको दे देगा एक ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन क्या दे देगा तो आप जानेंगे, एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जिसमें लिखा होगा पेड़ पौधे। अब आप किस चीज को चुनेंगे, यहाँ पर ये जो पढ़े रहेंगे इस फैक्ट को जानेंगे, तब जाके आप वहां पर अच्छे तरीके से चुन सकते हैं कि अजैविक घटक कौन सा नहीं है, यानी अजैविक घटक कौन सा नहीं है, इस बात को जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो वायु, प्रकाश, मिट्टी, पोषक तत्व, तापमान और वर्षा, इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, पूरे पृथ्वी पर कह लें तो यह एक अजैविक घटक होता है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। एक अगला है आपके स्क्रीन पे, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक कारक में पानी का पीएच सूर्य, देख पीएच आप जानते हैं, पानी का पीएच कितना होता है, रक्त का 7.4 होता है। और ये क्वेश्चन भी आया था पीएच मान से रिलेटेड, आगे देखेंगे पीएच मान से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक कारकों में पानी का पीएच, सूर्य के प्रकाश, मैलापन, पानी की गहराई, लवणता, उपलब्ध पोषक तत्व
और घुलित ऑक्सीजन शामिल हो सकते हैं। इस बात को ध्यान देंगे कि जब जलीय पारिस्थितिकी की बात करते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस सभी बातों को हम एक साथ रख सकते हैं कि पानी का पीएच मान क्या है, सूरज का प्रकाश कितना पड़ता है, कितना गंदा है पानी, कितना मैलापन है, पानी की गहराई क्या है, पानी में लवणता कितना है, उपलब्ध पोषक तत्व क्या-क्या हैं, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितना है उस पानी में। जब हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं तो इन सभी पॉइंटों को ध्यान देने की जरूरत हो जाती है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसी से संबंधित अजैविक घटक से संबंधित पॉइंट है कि किस तरल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक कारकों में मिट्टी, मिट्टी के प्रकार, तापमान, वर्षा, ऊंचाई, हवा, पोषक तत्व, धूप आदि शामिल हो सकते हैं। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका जैविक घटक। जैविक घटक यानी कह लें तो कार्बनिक घटक भी इसे बोलते हैं, कार्बनिक घटक भी बोलते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट कार्बनिक घटक से एक परितंत्र में सजीव घटक जैविक घटक कहलाते हैं। एक परितंत्र में सजीव घटक जैविक घटक भी कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, परितंत्र के जैविक घटक जीवित रहते हैं, परितंत्र के जैविक घटक जीवित रहते हैं और अजैविक घटकों के साथ अंतःक्रिया करते हैं। कुछ जैविक कारकों में पौधे, जानवर, कवक और बैक्टीरिया शामिल हैं। आप ध्यान रखेंगे इस बात को, जैविक घटक में किस तरीके से अजैविक घटक भी अंतःक्रिया करती है, जिसके कारण विभिन्न कारक होते हैं जैसे पौधे, जानवर, कवक और बैक्टीरिया, इन सभी चीजों को शामिल करती है। अगला जो देखेंगे स्वपोषी कहलाता है, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स कहलाता है इंग्लिश में, स्वपोषी हिंदी में स्वपोषी या फिर स्वपोषित, स्वपोषी या फिर स्वपोषित दोनों एक ही चीज होते हैं, या फिर ऑटोट्रॉप्स इंग्लिश में। वे सजीव हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। वह आपका स्वपोषी या स्वपोषित या फिर ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला है, इस कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए वे प्रकाश या फिर रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस कार्य के लिए क्या करता है, तो वह आवश्यक ऊर्जा के लिए वे प्रकाश या फिर रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, स्वपोषी के बारे में कहा जा रहा है यहाँ से। वे पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य सभी जीवों के लिए भोजन के उत्पादक हैं और स्थलीय परितंत्र में उत्पादक मूलतः हरे पौधे होते हैं, जबकि जलीय परितंत्र में उत्पादक सूक्ष्म शैवाल होते हैं। क्या होते हैं? सूक्ष्म शैवाल होते हैं। कहाँ पर? तब जलीय परितंत्र की बात करते हैं तो जलीय परितंत्र में उत्पादक क्या होता है? सूक्ष्म शैवाल होता है। और स्थलीय परितंत्र में मूलतः क्या होते हैं? तो हरे पेड़ पौधा क्या होता है? उत्पादक होता है। हरे पेड़ पौधा एक प्रोडक्ट जो मतलब प्रोडक्टिविटी या फिर उत्पादक होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते क्रम में यहाँ से फैक्ट निकल के आएगा कि वह कुल दर जिस पर हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा विकिरण ऊर्जा संग्रहित होती है तो सकल प्राथमिक उत्पाद कहलाता है। सकल प्राथमिक उत्पाद कहलाता है। ध्यान देंगे इस बात को। कौन से चीज को? यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं कि कुल दर, वह कुल दर जिस पर हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा विकिरण ऊर्जा संग्रहित होती है। विकिरण ऊर्जा संग्रहित होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। तो उसमें क्या होता है? तो वह कहलाता है आपका सकल प्राथमिक उत्पाद कहलाता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाता है, जीपीपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और अगला पॉइंट इसी क्रम में इसे कुल प्रकाश संश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है। सकल प्राथमिक उत्पादकता का एक हिस्सा पौधे द्वारा अपने उपापचय देख सकते हैं, अपने द्वारा अपने उपापचय के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे सकल प्राथमिक उत्पादकता के बारे में। यहाँ ध्यान रखेंगे। अगला है जो कि शेष मात्रा संयंत्र द्वारा शुद्ध प्राथमिक उत्पादन एनपीपी के रूप में संग्रहित की जाती है, जो उत्पादकताओं के लिए उपलब्ध होता है, जो कि
उपभोक्ताओं के लिए क्या होता है, उपलब्ध होता है। इसी बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे उत्पादकों के प्रकार के बारे में जानते हैं, कितने प्रकार के उत्पादक होते हैं। तो पहला आपका है फोटोट्रॉप्स, उसके बाद दूसरा है आपका कोमोट्रॉप्स। जान लेते हैं फोटोट्रॉप्स क्या होता है। वे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वे क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा का उपयोग करते हैं, वह आपका फोटोट्रॉप्स कहलाता है। वैसे वैसे जो जैविक घटक होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो भी कह लें आप, तो वे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए सूरज के प्रकाश की जो उपयोग करता है, वह आपका फोटोट्रॉप्स कहलाता है। और क्रोमोटॉप्स कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वे मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य कार्बनिक रसायनों से क्रोमोसिंथेसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करती है, तो वह क्रोमोटॉप्स कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रोमोटॉप्स कहलाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। इस वीडियो में मैं आपको बताया बहुत सारे ऐसे जानकारी जो कि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। यह सेकेंड चैप्टर का पहला वीडियो था। दूसरा वीडियो जल्द आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।